सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज ये कारवा अपने चुनावी सफर के लिए एक बार फिर निकल चुका है और हमारा पहला पड़ाव है रांची। झारखंड की राजनीति में रांची की एक अहम जगह है और इसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कई मायने हैं। ये आदिवासी राजनीति का केंद्र रहा है, गढ़ रहा है और यहीं से राजनीति जो आदिवासियों के मुद्दे से जुड़ी हुई है, यहाँ से उसकी दशा और दिशा भी तय होती है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए यहाँ की जनता क्या फैसला सुनाती है। इस राज्य में करीब 26% आदिवासी वोटर हैं और 81 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आदिवासी वोटों की क्या अहमियत है। हमारे साथ इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहद ही खास पैनल है जो इस कार्निवल से इस वक्त रांची के मंच से जुड़ रहा है। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन। सीपी सिंह हैं, बीजेपी कैंडिडेट रांची से, सिटिंग एमएलए हैं, 6 टर्म से वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। महुआ मांझी राज्यसभा सांसद हैं, जेएमएम की कैंडिडेट हैं रांची से। साथ ही अजय नाथ साहदेव कांग्रेस कैंडिडेट हटिया से। जीतू चरण राम बीजेपी कैंडिडेट कांके से। 2014 के बाद एक बार फिर वो इस बार इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और साथ ही 2 खास मेहमान, अमरकांत जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका स्वागत है इलेक्शन कार्निवल में, जो समझाएंगे कि आखिर वोटों की राजनीति खास तौर से जो आदिवासियों से जुड़ी है उसके क्या मायने हैं और राष्ट्रीय मंच पर इसे कैसे देखना चाहिए। और हमारे साथ पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी हैं, संगीतकार हैं, इनका टेक भी सुनेंगे पॉलिटिक्स पर और इन चुनावों पर। लेकिन हमारे इन मेहमानों के पास जाने से पहले जल्दी से मैं मुद्दों की बात कर लेती हूँ। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे आप? सबसे पहले जोहार। और मैं हटिया विधानसभा से मैं सुशांत तिर्की। निश्चित तौर पर हमारे आज हम जो है हटिया विधानसभा में शिक्षा की जो स्थिति रही है वो 10 साल पहले भी वही रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो हटिया पूरे विधानसभा में इलेक्ट्रिसिटी की भी बिल्कुल वही स्थिति रही है। तो आप स्टूडेंट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम चाहते हैं। महिलाओं की राय भी अहमियत यहाँ रखती है। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं, कौन से उम्मीदवार को आप वोट देंगी जो आपका काम करेगा? मैं हटिया विधानसभा क्षेत्र से मैं भी हूँ और मैं एक आदिवासी बेटी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जो हमें आरक्षण दे, आदिवासी समाज को जो सोचे और उनको आरक्षण दे और जो मेरा सरना कोड को विचार करे, मतलब सरना कोड लागू करे, मैं उसी को वोट करूँगी। किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? रांची की जनता यहाँ मेरे साथ है, उनसे मैं जानना चाह रही हूँ। जी जल्दी जल्दी बताइए, कहाँ किन मुद्दों को सोचकर आप वोट डालेंगे? जी, मुद्दा हटिया विधानसभा में है जो आज का जो विधायक है नवीन जायसवाल जी, आज हटिया विधानसभा में विकास का नाम पे एक कहीं पे नज़र नहीं आता है। तो हम लोग को एक आशा और उम्मीद है कि हम लोग एक बदलाव के लिए आप बदलाव चाहते हैं कि कुछ सहदेव जी के लिए हम लोग चलिए बदलाव पर आप वोट डालेंगे। आप? जी मैडम नमस्कार। हम लोग हैं रांची, 3.25 करोड़ जनता झारखंड के हैं और हमारा ये कैपिटल रांची है। हमारे सीपी सिंह जी 30 साल उम्र हो गया, 30 साल यानी 6 टर्म के विधायक हैं और जीतू चरण राम जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस बार भी पूर्व रहेंगे ही। और अजय नाथ जी भविष्य का विधायक हैं, महुआ मांझी जी भविष्य के विधायक हैं। 300 करोड़ जनता का ये मांग है कि राजधानी बनाया जाए, भ्रष्टाचार की नीति आप भी बदलाव पर वोट डालेंगे। तो ऐसे में तमाम मुद्दे बिल्कुल सबको मौका दिया जाएगा। आप सबके पास मैं बात करने के लिए आऊंगी, लेकिन अब हमारे पैनलिस्ट के पास मैं जाती हूँ। महुआ जी, मौजूदा सरकार है आपकी, इंडिया ब्लॉक की, आप दोनों की, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो बदलाव की बात ये कर रहे हैं, जो जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर वाकई काम हुआ पिछले 5 सालों में? आप सभी को मेरा जोहार। मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि आप
मुद्दों की बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में हम लोग जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो है विमेन एम्पावरमेंट का। आप सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड की महिलाएं कितनी कर्मठ है और जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाती है पूरी दुनिया में झारखंड का परचम लहराती हैं। आपको पता होगा खेल के क्षेत्र में हमारी आदिवासी बहनें असुंता लकड़ा जी, सावित्री पूर्ति जी, जानू हासदा जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सुविधा के अपने गांव देहात से निकलकर वो गए, पूरी दुनिया में सैर किया उन्होंने और फिर गोल्ड मेडल ले लेकर वो झारखंड में आई। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण। बीजेपी आप भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा इन चुनावों में बना रही है और बनाने वाली है। आप दोनों से मेरा जवाब भ्रष्टाचार की बात मैं एक बार कह देती हूँ कि दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली बीजेपी, जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया तो उनका पोल खुल गया, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया उसके बाद उन्होंने जो चंदे दिए, फिर उसके बाद वो जेल से भी बाहर आ गए। ऐसे तमाम प्रमाण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सामने आए और इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कुछ सच्चाई सामने आ गई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे का जवाब जेएमएम कुछ इस तरह से देना चाहती है। 2-3 बातें मैं आपके समक्ष एनडीटीवी के दर्शकों को सामने रखना चाहता हूँ। मेरा प्रिय छोटी बहन महुआ मांझी जी जो उम्मीदवार भी हैं, अभी वोमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी तो मुझे अंदर अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। ये आदिवासी की बात कर रही थी तो भी मुझे अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था मैं, इसलिए कि इन्हीं के राज में, हेमंत सोरेन के राज में, जहाँ पर जेएमएम कांग्रेस राजद का राज है, गौ तस्कर यहाँ पर हमारे इसी तुपुदाना में आदिवासी दरोगा बेटी पर गाड़ी चढ़ा देता है। भ्रष्टाचार की बात वार्ते हैं, इनसे पूछना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 साल जेल में रह के क्यों आए? क्यों आए? 5 महीने। एक मिनट, आपको मौका मिलेगा, आप फिर बोलिएगा, आप इसका जवाब और तगड़े ढंग से दे दीजिएगा। ये बात कर रही है नेशनल पॉलिटिक्स, अरे यहाँ की बात कीजिए ना। एक मिनट अरे एक मिनट, यहाँ पर जिस प्रकार से जेएमएम के लोगों ने लूट मचा रखा है, निश्चित रूप से राज्य की जनता बदलाव चाहती है। युवाओं के साथ छल किया है, महिलाओं के साथ छल किया है, किसानों के साथ छल किया है, सबके साथ छल करने का काम किया है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से 5 साल में कोरोना का रोना रोता है ये सब। अरे भैया, देश में भी तो पूरा कोरोना था, वहाँ तो विकास काश होते रहा, यहाँ तो खाली कोरोना कोरोना, हम जेल चले गए। अब तो ये रोना किस बात का रो रहे? सवाल उठाए बस लास्ट, ये तो रोना रो रहे हैं कि 1 महीना पहले कहे चुनाव करा रहे हो। अरे डर गए हो क्या? 1 महीना में क्या करते? अजय नाथ जी, आपका जवाब, फिर मैं जीतू जी के पास जाऊंगी। जी, आपका जवाब। सबसे ज्यादा राज, एक मिनट इनको बोलने दीजिए। झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा राज किसी ने किया है तो बीजेपी ने राज किया है। इन्होंने 2014 से 19 तक डबल इंजन की सरकार भी चलाई और करप्शन के इश्यू जो है इनके खुद के सरयू राय जी ने लगातार सरकार पे उठाए। और यहाँ पे हरमू नदी का करप्शन आज भी एक बड़ा इशू है। और जो हेमंत सोरेन को, जो लोग आज हेमंत सोरेन पे उंगली उठाते हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री एक आदिवासी राज्य में बनता है और एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जिस तरीके से जेल भेजा गया, आप हाईकोर्ट का जो बेल का ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिए, वो कहीं भी दोषी नहीं है हेमंत सोरेन यहाँ का इसी मिट्टी का लड़का जो यहाँ सीएम बना। बीजेपी वालों को बर्दाश्त नहीं है कि झारखंड के लोग झारखंडियत के साथ में झारखंड को आगे बढ़ाए, ये बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए उसको जेल भेजा गया। और आज के दिन में जो व्यक्ति दोषी नहीं है, जो उसकी लोकप्रिय योजनाएं हैं आज भी,
वो लोगों के बीच में पॉपुलर है और ये सरकार फिर से रिपीट होगी। एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार पे लागू नहीं है मैडम, यहाँ पे सरकार फिर से रिपीट होगी। और जो हमारे साथी कह रहे थे यहाँ के जो रिपीट, यहाँ पे हटिया और रांची की बात अगर हो रही है तो यहाँ के स्थानीय विधायकों की बात हो रही है जो बीजेपी के विधायक हैं और जिनके राजकाज में यहाँ पे क्या हुआ है वो जनता जानती है। अब जनता से पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मुद्दों की बात हो गई, मुद्दों की बात हो गई। इंडिया ब्लॉक के पास एक चेहरा है जिसको ले जीतू जी, इंडिया ब्लॉक के पास एक चेहरा है जिसको लेकर वो इन विधानसभा चुनावों में उतर रहे हैं। ऐसे में एनडीए का चेहरा कौन होगा? हम मुद्दों से आगे बढ़ते हैं, अगले विषय पर बात करते हैं। चेहरे की बात आ रही है, कौन करेगा झारखंड की अगुवाई एनडीए में? देखिए मैडम, एनडीए शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करती है और एनडीए में चेहरे प्रोजेक्ट नहीं किए जाते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम ये झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतेंगे और मैंडेट आने के बाद ये तय करेंगे कि मेरा नेता कौन होगा। और इसमें स्टेबल गवर्नमेंट बनाना है और स्टेबल गवर्नमेंट बना करके हम आगे राज्य की सरकार में विकास का काम करेंगे, युवाओं का विकास कराएंगे, महिलाओं को सम्मान कराएंगे और ये बेरोजगारी पलायन है उस पलायन को बंद करेंगे। इसलिए हमारे एनडीए में कोई भी प्रोजेक्टेड चेहरा नहीं है, हमारा कोई भी प्रोजेक्टेड कोई भी चेहरा बन सकते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व पर हम लोग विश्वास करते हैं, संगठन के लोग हैं। अमरकांत जी, हमने नेताओं को सुना, जनता को सुना, मुद्दे, चेहरे। इस बार के चुनाव क्या वाकई पिछले बार के चुनावों से कुछ अलग होने वाले हैं? जी, झारखंड जो है ये एक मतलब ऐसा स्टेट है, हम अगर कहें इसको पत्रकारिता की भाषा में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में झारखंड है। 24 साल हो गए, इस 24 साल में जो विकास होना चाहिए था वो कहीं दिख नहीं रहा है। मुद्दों में हमारी जनता ऐसे ही उलझी है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस जेएमएम पसंद है। सच्चाई ये है कि मुद्दे से सारे लोग भटके हुए हैं। आज जब हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आज जब हम चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो हमें चाहिए कि कैंडिडेट बढ़िया कौन है, विकास किससे हो सकता है, मुद्दों की बात करता कौन है, तो वो छोड़ करके और सिर्फ हम लाल झंडा हरा झंडा में परेशान हैं। और यही दुर्भाग्य रहा है झारखंड का 24 साल से, जिसके कारण हम यहाँ विकास नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे बीजेपी भी शासन में रही है, जिसके विधायक हमारे सीपी सिंह जी बैठे हुए हैं। जिस हरमू नदी की बात अभी अजय शाहदेव जी ने उठाई, ये यही इसी विधानसभा क्षेत्र के पास का है। देखा जा सकता है ऐसे बड़े बड़े मुद्दे, रांची जो है, पूरा रांची अगर आधा घंटे बारिश हो तो लबालब हो जाते आधा रांची। बारिश का पानी निकलने का रास्ता सारा बंद है, जो कि 20 साल पहले था, 25 साल पहले था। तो ये विकास की जो दिशा है वो एकदम से भटकी हुई है और उसका कारण ये है कि जनता जो है वो मुद्दों पे नहीं बात करती है, जनता जो है चेहरे पे बात करती है। उनको सीपी सिंह जी का चेहरा पसंद है, उनको महुआ माझी जी का चेहरा पसंद है, ये दिक्कत है। यहाँ पे जो मुद्दों की बात करें, अगर हमारे बीच में कई ऐसे प्रत्याशी बैठे हैं जो 25-30 साल से यहाँ पे विधायक के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन अगर विकास की बात करें तो कितना गिनने का बात है, कितना काम हम किए हैं, ये किसी के पास कहने को नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस चुनाव में इसका असर दिख रहा है। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी टाइप का चीज तो दिख नहीं रहा है ओवरऑल, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में सिंपैथी दिख रहा है उल्टा। तो ये हमको लगता है कि निश्चित तौर पे अभी दिखेगा वोटिंग के समय कि मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन बहुत जिस तरीके से यहाँ पे एनडीए सिंपैथी जेएमएम के लिए आप कह रहे हैं, ये अभी वही दिख रहा है, वही जमीन पर दिख रहा है। जी, बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त मैं मधु जी को भी लाना चाहूंगी। आपने कई चुनाव देखे हैं, कई नेताओं को देखा है। मधु जी, आपका टेक क्या है? आप अपने शब्दों में बताइए कि चुनावों के मायने, राजनीति के मायने झारखंड के लिए क्या है? देखिए, मैं ना 1952 का चुनाव तो नहीं देखा हूँ, लेकिन 57 का चुनाव से लेके आज तक देखा हूँ। और मैं यहाँ बगल ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैं एक बहुत पक्की बात बोल दे रहा हूँ, 1960 ईस्वी से लेके आज तक रांची जिला का पूरे पहाड़ टूट के रांची आ गया, लेकिन रांची शहर संवारा नहीं गया। ये बात बिल्कुल अपने आप में सत्य है। और आदिवासियों के नाम पर खजाना का मुंह खुलता है।
खजाना का मुंह भारत सरकार आप और अपने राज्य संगीत सरकार के का। जरिए क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा बात है तो हम संगीत के माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे कि क्या दुर्गति है, क्या सुगति है। तो हम चलिए, हम आप लोगों को एक संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपको सुनाता हूँ कि हमारा राज्य का स्थिति क्या है। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र के, हटिया क्षेत्र के प्रत्याशी राज परिवार से अजय नाथ साहदो जी आए हैं। ये लोग बहुत प्रेमी, बहुत भले लोग हैं, हम लोग इनको जानते हैं, इनके परिवार से। जी। अब कल क्या होगा नहीं बोल सकते हैं। आइए हम आपको गीत सुनाएंगे। अरे जंगल काटी धरती को हमने खेत बनाया है, हमने खेत बनाया। जंगल काटी धरती को हमने खेत बनाया हूँ, हमने खेत बनाया। हल चला के मिट्टी को हमने ही सजाया हूँ, हमने ही सजाया। गेहूँ मक्का धान का दाना हमने ही उगाया, रे हमने ही उगाया। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। सड़कों को बनाया हमने जाल सा बिछाया, रे जाल सा बिछाया। सड़कों को बनाया हमने जाल सा बिछाया, रे जाल सा बिछाया। हवा में उड़ाया तुमको चांद से मिलाया, रे चांद से मिलाया। मैडम, काम जानते हैं, हमारा 8050 डिसमिल ज़मीन लेके एचईसी बना। क्या भागा थे, जिसका ज़मीन था वो मिट गया और कारखाना भी मिट गया। अब यहाँ के लोग उद्योग के लिए ज़मीन नहीं देगा। मुद्दों की बात महुआ जी अपने गीतों के जरिए मधु जी ने कही है, लेकिन अब इस बार के चुनावों में एक बार फिर दिखाई दे रहा है कि विकास, रोजगार, जंगल, जमीन, ये मुद्दे नहीं हैं। रेवड़ियाँ कौन ज़्यादा बांट रहा है और कौन ज़्यादा उसके जरिए वोट इकट्ठा करेगा। देखिए, जल जंगल जमीन की बात आपने अभी जल जंगल जमीन की बात कही। आपको पता होगा कि कितने दिनों से यहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, ये इस पर कितना आंदोलन हुआ, लगातार आंदोलन हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिना विपक्ष से बहस किए उसे पारित कर दिया गया। इसे रोकने के लिए बहुत आंदोलन हुए थे। अगर आप कहते हैं कि आपको फिक्र है यहाँ के जल जंगल ज़मीन की, यहाँ के आदिवासियों की, तो आप ही बताइए कि आपने सरना धर्म कोड, जो कि झारखंड में कैबिनेट से पारित हुआ, उसे अब तक क्यों लटका के रखे हैं। आप 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, जिसे हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने महागठबंधन की सरकार में कैबिनेट से पारित किया, उसे भी आप लटका के रहते हैं, रखा है। आप कहते हैं आप आदिवासी हितैषी हैं, आप झारखंड के हितैषी हैं। यहाँ पर हमारे माननीय हिमांता विश्वा शर्मा जी को, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर भेजा गया। वो लगातार यहाँ पर आदिवासी मुद्दों पर बहुत ही अग्रेसिव होकर यहाँ के सरकार को घेर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनसे मैं एक सवाल पूछूंगी कि आप सभी जानते हैं कि असम में जो चाय के बागान हैं, उनको बचाने में यहाँ के आदिवासियों ने लगभग 5 जनरेशन पहले वहाँ जाकर उन्होंने असम में चाय का बगीचा लगाया था, जिसमें सांप, बिच्छू और तरह तरह की जो प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए उन्होंने काम किया। उनके 4-5 जनरेशन वहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो लोग खूनी संघर्ष वहाँ लगातार हो रहे हैं, वो स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं। बॉर्डर की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। आप कह रहे हैं घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आप क्यों, आपकी सरकार क्यों नहीं उसे बचा पा रही है। और दूसरी बात कि आपकी सरकार अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस नाकामयाब है दूसरे कंट्री से इस कंट्री में घुसपैठ के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं। आप राज्य सरकार को बिल्कुल नहीं भेज सकते।
मैं दो तीन बातों का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारे छोटे भाई और हटिया के विधायक अजय नाथ शाहदेव जी, जो कांग्रेस के, खूब ताली पीटो न यार, यमुना नदी का मुद्दा उठाया और हमारे भारत के सबसे काबिल पत्रकार अमरकांत जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। तो 5 साल से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है, उसमें जेएमएम है, कांग्रेस है, उसका जांच क्यों नहीं कराया? अरे भैया अभी भी करा लो ना। मैं तो कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, एनडीटीवी के लोकप्रिय चैनल पर बोल रहा हूं कि अभी भी करा लो। अभी भी तो सरकार में हो ही ना, नंबर 1। अरे सुनो ना यार, आपके पास कागज है तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आपके पास तो अरे होम मैं क्या मिनिस्ट्री करूं? है। मैं क्यों करूंगा? मैं उसमें से नहीं हूं ना। कार्रवाई आप गलत कीजिएगा। अरे आप मुख्यमंत्री रहते हुए इतना भी बुद्धि नहीं हुआ कि अपने नाम पर आप जो है सो 0.84 डिसमिल आप जो है सो पत्थर का खदान अपने नाम पर करवा लिया। पत्नी के ना करवाया कि नहीं, आपने तोड़ा या नहीं तोड़ा? आप जवाब दिए इतनी जनता के बीच। आपने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 0.84 डिसमिल जमीन क्या उन्होंने अपने नाम माइनिंग लीज कराया नहीं? यस और नो? मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगी। Yes क्या or वो no? सोने का No, खदान no. था? Yes क्या or no? हीरे का खदान Yes था? or no? वो एक क्रशर Yes था, or no? एक मामूली स्टोन Yes चिप्स or जो no? एक रिक्शा वाला भी चाहे Yes तो or खरीद no? सकता है, मैडम, वो भी खरीद सकता है। किसी ने गलती से साइन करा लिया शर्म होगा। चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये कोई शर्म सोने आनी का खदान चाहिए नहीं था, कि कोई हमारे- हीरे का खदान नहीं था, मामूली स्टोन चिप्स का खदान था। अभी मैं एक्चुअली इस मंच को कोई आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं खाली बोलूंगा कि जैसा सर ने कहा कि कोई गवर्नमेंट थी तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि हमारे सब यहाँ रांची के वासी हैं, हटिया रांची एक ही शहर है। तो हरमू नदी में जो इतना पैसा खर्च हुआ, आज हरमू नदी किस हालत में है, ये सब अपने हम नेकेड आइज से देख सकते हैं और आप सबने देखा हुआ। मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, एक मिनट। आखिर मुद्दों की बात अगर यहाँ पे एनडीटीवी अगर इस मुद्दों की बात पे आई है तो झारखंड किस दिशा में जाएगा, यहाँ उसकी बात हो रही है। आप ही के विधायक सरयू राय जी मैनहट के मुद्दे को आज तक उस बात को भूले नहीं। अभी झारखंड किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा, झारखंड किन मुद्दों पे आगे बढ़ेगा, जो बुनियादी बातें होती है हम हमेशा आरोप प्रत्यारोप इस पे जाते हैं, बट आगे क्या होगा, आगे के इलेक्शंस में अगर हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार की बात कर रहे हैं, मैं अपने स्थानीय मैं हटिया की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में बात करूंगा। इसमें स्थानीय विधायक की क्या भूमिका, सिर्फ रोड नाली बनाना ही है या यहाँ पे जो बेसिक जो और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करने की भी है, कैसे रोजगार के अवसर मिल सके युवाओं को, यहाँ पे महिला के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं उनको आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर हम इमोशनल बातें करेंगे, लोगों को खुश करने की बातें करेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को एक सार्थक में बहुत इमोशनल बातें होती हैं, मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, ये हम पत्रकार देखते हैं। लेकिन जीतू जी यहाँ पर आप चुपचाप ये बहस सुन रहे थे। एक सरना कोड का जिक्र महुआ जी ने किया जिस पर समर्थन चाहिए, ऐसे में इस वक्त बीजेपी उस पर क्या सोच रही है, अपने वोटरों को क्या कह रही है इस कोड पर? देखिए, महुआ जी ने जो बात कही है कि स्टेट गवर्नमेंट से सरना कोड पारित होकर के सदन से गया, प्री इंडिपेंडेंस की बात होती है। जब माननीय रघुवर दास जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो कट ऑफ डेट क्या किए थे, जब ये अनडिवाइडेड झारखंड था, बिहार में ये झारखंड था, उस समय यहाँ जो थे और आज यहाँ हैं, उसके बारे में आपने थोड़ा चिंता किया क्या? थोड़ी सी भी चिंता किया क्या? तो किसी भी चीज़ को प्लीज़ आप लोग डिस्कशन सुनिए,
पैनल डिस्कशन सबके लिए सार्वजनिक होता है, ना कि आप लोग एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप बोले। अभी अजय जी आपको बताए, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सुनिए। तो आप इस चीज़ को, सब चीज़ के पीछे एथिक्स होता है, और क्यों हम कर रहे हैं इस चीज़ को, क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है। पॉलिसी मेकर ऑलवेज उस पॉलिसी के बैक में क्या हो सकता है, फोर साइटेड जब नहीं होगा तो नहीं हो सकता है रिवीजन। इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं कि आपने जो आरोप लगाया सरना कोड और दिस, तो ये इसको चिंता करके आप कहिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर चिंता करेगी। और एनडीए की सरकार सरना को और आदिवासियों के हित में पहले से ही काम कर रही है, और आने वाला दिन में आदिवासियों के बहनों से लेकर के सारे लोग की सुरक्षा की बात कर रही है। कभी ऐसा नहीं कही कि उसके विरोध में हम बात कर रहे हैं। और जब सरकार थी हमारी कोड देने के 1419 पक्ष में आप हैं, इसका मतलब ना सरना धर्म कोड देने के आप पक्ष में आज बोल रहे हैं ना कि हाँ सरना धर्म कोड देना चाहिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए सरकार इसमें पहले से ही एक मिनट हमारे सीनियर सीपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। मैडम, ऐसा है जिसकी चर्चा सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है नियत साफ होनी चाहिए। आपको पता होगा कि अर्जुन मुंडा की सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन वापस लिया था हेमंत सोरेन जी ने, कि यहाँ पर नियोजन नीति लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे। वो 14 महीना रहे, मुख्यमंत्री नहीं किया। ये 5 साल बीत गया, अभी तक नियोजन नीति नहीं है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, आज जो भी बहालियाँ हो रही है, वो रघुवर दास ने जो नीति बनाई थी उसी नीति के आधार पर आज भी बहालियाँ हो रही है। दूसरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, सरना धर्म कोड की बात इन्होंने किया, 1932 के खतियान को पास किया। देखिए, ये भी जानते हैं। और यही नहीं, एक चीज़ और इन्होंने किया जो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया कि भाई 27% पिछड़ों को आरक्षण वाला भी किया। जानते हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आप दे नहीं सकते हैं। तो भैया, आपका सरकार, आपका सत्ता में आप कर दीजिए। आप कल कह दीजिएगा कि झारखंड को यूनो में शामिल कर लिया जाए, आप करवा लीजिएगा। हाँ ना में होता है, मैं स्पीकर रहा हूँ तो मैं अरे सुन लिए ना। अरे भैया, विधानसभा के अंदर आप बैठते हैं कि मैं बैठता हूँ? भाई साहब, सरना धर्म कोड के मामले में बीजेपी ईमानदार नहीं रही है। अगर बीजेपी चाहती तो सरना धर्म कोड आज तक मिल गया होता। मान गया कि आप जो है ना, मान गया कि आप कांग्रेस के बड़े डेडिकेटेड वर्कर हो यार। अरे अपने बातचीत में मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, इनका नीति क्या है? इनका नीति सिर्फ है, इनके देखिए, इनके विधायक हैं सुदेव सोनू जी। ये क्या कह रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं कि बिहारियों को ब्यौरा में पैक कर भेज देंगे। इनकी यही नीति चलती है। ये किसी एक विधायक का स्टेटमेंट हो सकता है, ये जनरल पॉलिसी नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए किसी एक व्यक्ति की बात हो सकती है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने क्या कहा? जेएमएम की पॉलिसी नहीं है। चलिए, नेताओं ने अपनी बात रखी है, मुझे अब जनता के पास जाना होगा। हम ले रहे हैं एक छोटा सा नियोजन ब्रेक। नीति को रोकने के लिए हाई कोर्ट कौन गए? बिल्कुल। क्यों उसको कौन रोकने की कोशिश करता है? हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद यहाँ पर जनता बेचैन अपनी बात रखने के लिए संयम बरत रही है, कभी कभी अपना संयम खो भी रही है। लेकिन हम लौटेंगे इस चर्चा में और बात करेंगे यहाँ मौजूद जनता से, उनकी राय क्या है इस बहस पर, ये भी जानेंगे। लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और आज ये कार्निवल पहुंचा है झारखंड के रांची में और रांची की जनता यहाँ मौजूद है। ब्रेक से पहले हम रांची के नेताओं को सुन रहे थे, अब बारी जनता की है, तो जल्दी से इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अब जो बहस यहाँ चल रही है, क्या ये मुद्दे जो चर्चा में आते हैं, इस तरह की चर्चाओं में नेताओं के बीच जो चर्चा में आते हैं, वो जनता को छूते हैं? छूते हैं मैडम, एकदम छूते हैं। ऐसी बात है, अभी
बोल रही थी हमारी मैडम कि पार्टी का आती है, यूँ ले करके बात को इन लोग बिहारियों को बोरा में भर करके भेज देंगे, लेकिन बांग्लादेशी आएंगे तो उनको रख लेंगे। अब मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। अभी जैसे हमारी एक जो एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उनका, हिमाचल की जो सांसद हैं हिमाचल से, कंगना रनावत, उन्होंने एक बहुत ही एक विवादास्पद बयान दिया, तो तुरंत भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि उनका ये व्यक्तिगत बयान था, ये पार्टी का बयान नहीं था। उसी तरह से किसी एक अगर विधायक ने अपनी कोई राय रखी है तो इससे आप पार्टी को नहीं बदनाम कर सकते हैं। जल्दी से अपनी एक मिनट। महुआ माझी जी मैडम बोली कि महिला सम्मान योजना की बात की और सरना कोड की बात की। संथाल परगना में 44% से आदिवासी 26% हो गए, आदिवासी को खत्म कर रहे हैं, तो सरना कोड किसके लिए लाइएगा? मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज हुई है ना, वो आंकड़ा निकालिए और देखिए कि भाजपा के कार्यकाल में वो इसलिए कम हुआ है कि महिला तस्करी होती थी उनके कार्यकाल में। 2000 से लेके अब तक मैं महिलाओं की अध्यक्ष रही हूँ, मुझे आंकड़े पता है। दूसरा सवाल ये है जो भी कि हेमंत सरकार जी ने महिला के सम्मान में बोले थे कि नवविवाहित को हम सोने के सिक्का देंगे, लेकिन कानून लचर व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के चलते इनकी महिलाओं से चैन छिना रहा है। उनकी महिला सुरक्षा आपके कार्यकाल में तो अपराध शून्य हो गया था ना। बिल्कुल भाजपा के कार्यकाल में झारखंड अपराध शून्य था। महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा है राज्य के अलग-अलग इलाकों के लिए। बिल्कुल, ये हम भी इसके हिमायती हैं कि महिलाओं को और ज़्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में, चूँकि झारखंड में बहुत सारे जैसे पढ़ने के लिए या व्यापार के लिए, चूँकि यहाँ बहुत सारे माइंस हैं, तो कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो यहाँ के नहीं हैं और उस समय इस तरह की वारदातें होती हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं कि महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके कार्यकाल में कोई भी महिला सुरक्षित रहे। मैडम सीपी सिंह जी कुछ और सवाल? सरकार इसमें पूरी तरह से गंभीर है और जब भी कोई वारदात होती है अविलंब जो अपराधी है उसे गिरफ्तार किया जाता है। सवाल यही है कि आदिवासी के बात पर झारखंड राज्य जो अलग हुआ, झारखंड आंदोलन जो होता था, शिबू सोरेन जी ने झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया था। और सवाल क्या है? सवाल क्या है? बिल्कुल चर्चा गलत है, आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस दिन ये मुख्यमंत्री बने थे 7 आदिवासी का खूंटी में हत्या हुई थी। इनके राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, ये महिला का बात बोलते हैं। इनके राज में डेली महिला के साथ लॉ एंड ऑर्डर आपका एक मुद्दा कि अभी महुआ माझी मैडम महिला एम्पावरमेंट की बात कर रही थी और इन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष भी रही हैं, लेकिन झारखंड में जो क्राइम आंकड़ा है उसमें 4983 महिलाओं का बलात्कार हुआ है 5 साल। महिला सुरक्षा आपके लिए मुद्दा है? मैडम, आपके मंच के माध्यम से मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैं मांग करना चाहता हूं कि आज सरकार पूरा होने को है और हमारे 24 जिला में झारखंड के 13 शेड्यूल जिला हैं, वहाँ पर सदानों को 1% भी आरक्षण नहीं है, तो आखिर वहाँ के सदान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और वो लोग नौकरी क्यों नहीं, क्या उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है? केवल वहाँ आदिवासी करेंगे? वहाँ सदान की संख्या 40 से 45% है, हिंदू है, मुसलमान है, राजपूत है। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए महिला सम्मान सबके लिए है, सर्वजन पेंशन जो है वो भी सबके लिए है। मैडम, हमारा सवाल है कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा में जो खाई है, बहुत बड़ी खाई है, पिछले 1 दशक से कोई काम नहीं हुआ, और हमारे युवाओं के लिए जो शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था है वो कब आएगी, कब दिखेगा हमें? 2070 में कब दिखेगा हमें? कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच गए हैं। दोनों ही पक्षों से मैं महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, विकास की बात, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हो रही है। आपकी सरकार आई तो आप लोग क्या करेंगे और आप लोगों ने 5 साल में क्या किया और अगले 5 सालों में क्या करने वाले? जी, पहले आपसे, फिर इनका। छोटे में रखेंगे तो बेहतर होगा सीपी सिंह जी, और सभी पैनलिस्ट से आग्रह। जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आएगी, रोटी, बेटी और माटी की रक्षा करेगी, लैंड जिहाद नहीं होने देगी, लव जिहाद नहीं होने देगी। आप सबको पता है
कि झारखंड जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी से कट के ये बिहार बना और बिहार के बाद झारखंड बना। हम लोग यहाँ के खतियानी हैं, हम लोग यहाँ आरंभ से हैं और जन्म और जाति, हाँ आप लोग ये फर्जी आंकड़े निकाल के जीतू जी आप लोग माहौल को खराब करेंगे तो हम लोग मामा जी बंगाल प्रेसिडेंसी रहा है और इतिहास में आप जाएंगे ना तो आप जाके देख लेंगे। इस तरह से फर्जी बातें बोलकर जनता को गुमराह ना करें। जीतू जी, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है सभी पक्षों में। 1947 में हुआ था, 2014 से 19 एक मिनट हुआ था। 2014 से 19 भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी। माननीय रघुवर दास के सरकार नेतृत्व में सरकार चला था। क्राइम करप्शन फ्री स्टेट बना था। हम लोगों ने हेल्थ के लिए बड़ी काम की, एनसीडी को लाया, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़वाया, हम लोगों ने शिक्षा, एक मिनट सुनिए मैडम, हम लोगों ने शिक्षा को आगे बढ़ाया, कई एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाया। जिस समय हम लोगों ने मेडिकल इंस्टीट्यूशन इतना लाया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ लाया है, एग्रीकल्चर में बढ़ावा दिया है, महिला सुरक्षा लाया है और हम लोग बीजेपी की सरकार आई क्या करेगी? तो महिला सुरक्षित थी, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब मैं आगे जाऊंगा तो इन सब बातों पर शिक्षा, स्वास्थ्य की जो भाई साहब ने कहा कि खाई, उसको ठीक करने का कोशिश करूंगा, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश करूंगा, युवाओं को बढ़ाने की कोशिश करूंगा और लॉ एंड ऑर्डर हमारे समय सभी लोग सुरक्षित चैन का नींद सोएंगे, ऐसी सुरक्षा मैं लाऊंगा। अजय नाथ जी, आप लोगों की सरकार रही, ऐसे में इस तरह की चिंता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा को लेकर तो जवाबदेही बनती है ना आपके पक्ष की? बिल्कुल बनती है और महिला सुरक्षा जो है सबसे आगे की प्राथमिकता होती है, सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन सीपी सिंह सर ने जो एक बात कही, ये बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, इतने बार के विधायक हैं, हम सबके गार्जियन हैं, शहर पूरा इनको गार्जियन मानता है। और लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो ये बात कर रहे हैं, आज अगर हम इस मौके पे कहीं ना कहीं ये बांटने की बात जो कर रहे हैं, हमें जो बुनियादी इश्यूज, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जो बुनियादी इश्यूज हैं उसकी बात अगर नहीं कर रहे हैं तो इन मुद्दों पे जो बांटने की बात करता है वो व्यक्ति देश प्रेमी नहीं हो सकता है, वो देशभक्त नहीं हो सकता है। जो देश को बांटने की बात करे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है वो सही जगह पे नहीं जा रहा है। हमें झारखंड को आगे लेके जाना है। मैं इसी मिट्टी का हूं, अब मैं कोई फर्क नहीं करता हूं, मैं कभी इस बात को नहीं कहता हूं कि ये बिहारी है, झारखंडी है, लेकिन हाँ, झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाना हम सबका फर्ज है कि झारखंड राज्य जो है झारखंड के लिए अलग हुआ था। लेकिन जिस तरीके से आज के दिन में इमोशनल इशू को आगे किया जा रहा है, जो नियोजन नीति की बात हुई, किन लोगों ने जाके इसको रोका, हाई कोर्ट कौन गया? ये बीजेपी के लोग क्या चाहते हैं कि खतियान आधारित यहाँ नियोजन नीति बने? क्या 32 खतियान को आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहते हैं तो सही बात, क्या आप सब तैयार हैं इसके लिए? एक आखिरी सवाल आपसे, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा की बात चुनाव प्रचार के दौरान होती है, लेकिन क्या इन मुद्दों पर वोट पड़ते हैं? देखिए, ये ऐसे समारोहों में बस इसकी चर्चा होती है। जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं, हमारे देश और हमारे स्टेट का जो ट्रेंड है, वहाँ पे फिर हम चेहरे पे चले आते हैं, फिर हम दल पे और पार्टी पे आकर के वोट करते हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं कि मुद्दे क्या हैं। महिला सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जब फंक्शनिंग का टाइम आता है, जब आपको चुनना है अच्छा कैंडिडेट, हमारे बीच में अच्छे कैंडिडेट भी बैठे हैं, खुद डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे लोग अगर समाज से चुन के जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो समाज का भला करेंगे। लेकिन हम चुनते किनको हैं? जिनके बारे में पूरा प्रदेश जानता है, जिनके बारे में बड़े खुलेआम चर्चा होती है, वैसे लोगों को हम चुन लेते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हम लिखते पढ़ते रहते हैं, बट समाज पूरा गवाह है कि किसके नाम पे क्या होता है इस समाज में, फिर भी वो चुने जाते हैं और बार बार चुने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कभी भी मायने नहीं रखते हैं। चलिए, चुनाव प्रचार जोरों पर है, नॉमिनेशंस खत्म हो चुके हैं। अब झारखंड की जनता को ये तय करना है कि उनके प्रतिनिधि, उनकी नई सरकार का स्वरूप कैसा हो। तो झारखंड के इलेक्शन कार्निवल से आज इतना ही, लेकिन ये कारवां आगे बढ़ेगा अगले शहर की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।